नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 7 बज गए हैं और हाजिर हैं हम तमाम ताजा और अहम खबरें लेकर। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमिलनाडु में भारी बारिश से राहत नहीं, अब तक 197 की मौत। चेन्नई एयरपोर्ट 6 दिसंबर तक बंद। मुख्यमंत्री आज करेंगी हवाई सर्वेक्षण। केंद्रीय कैबिनेट ने 15 क्षेत्रों में एफडीआई नियम आसान बनाने की दी मंजूरी। 6 नए आईआईटी खोलने का फैसला। राष्ट्रीय जीविका मिशन लागू करने में बदलाव। गुजरात में जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस की धमाकेदार वापसी। 31 जिला पंचायतों में 21 पर कांग्रेस का कब्जा। सभी 6 नगर निगमों पर बीजेपी की सत्ता कायम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग, 14 लोगों की मौत। पुलिस ने बंदूकधारी को मार गिराया। ओबामा ने फिर कही बंदूक संस्कृति पर लगाम की बात। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दिल्ली में आज से चौथा टेस्ट। 4 मैच की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। और सबसे पहले बात तमिलनाडु के हालात की। भारी बारिश से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में हालात बदतर हैं। लाखों लोग पानी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। चेन्नई के कई इलाकों में दूसरे माले तक पानी पहुंच गया है। बारिश और बाढ़ से 197 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई एयरपोर्ट 6 दिसंबर तक बंद रहेगा। 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। मुख्यमंत्री जयललिता आज बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी। मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। तमिलनाडु के लोगों की मुश्किलें बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। तमिलनाडु में मंगलवार को हुई जोरदार बारिश के बाद पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सबसे ज्यादा असर चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कड्डलूर में देखा जा रहा है। राज्य के कई तटीय क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। चेन्नई और कई जिलों के बीच रेल और सड़क संपर्क कट गया है। चेन्नई की 50 लाख की आबादी बाढ़ जैसे हालात में रहने को मजबूर है। रेलवे ने 23 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 11 के रूट में बदलाव किया है। If we compare last week, it is so much rain then here comes so much flood comes there. Every house is down in the water. सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं और उसके बावजूद अब क्या है, ये कल सुबह की या उसके बाद की फ्लाइट के टिकट मेरे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पूरी तरह से उस पर पानी भरा हुआ है और जिसके कारण लगभग 700 यात्री पैसेंजर्स अंदर हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको पूरी तरह से सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं उनकी की जाए। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 36 रिलीफ सेंटर बनाए हैं जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जयललिता जी से बात करके सारी स्थिति की जानकारी वहां ली है और उन्हें आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम हर प्रकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक लगातार बारिश की आशंका जाहिर की है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बारिश की बड़ी वजह है। ये स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहने की संभावना है। खास तौर से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी बारिश से बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। बीते 48 घंटे में पुडुचेरी में करीब 37 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के मसले पर संसद के दोनों सदनों में कल चर्चा हुई। सांसदों ने मुश्किल के इस वक्त में केंद्र सरकार से पीड़ित राज्यों को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग की। डीएम के सांसद कनिमोझी ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। राज्यसभा चर्चा की शुरुआत डीएम के सांसद कनिमोझी ने की। उन्होंने कहा कि बीते 1 महीने से जारी बारिश की वजह से तमिलनाडु की स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने सभी दलों से राजनीति से परे जाकर राज्य में राहत और पुनर्वास में मदद की अपील की। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। MP lads have to be will be given as by all the MPs. I think this has to be declared as a
national disaster and all relief, rescue and rehabilitation measures should be taken at the earliest. The state government's initial announcement of 500 crores towards relief and rehabilitation has not been sufficient, looking at the damages that have been caused by the recent floods. It has to be brought into the Tamil Nadu and see that the people are rehabilitated. And also the infrastructure have to be immediately brought back properly. You know very well that the military is very much equipped to put the temporary bridges. सांसदों ने भारी बारिश समेत तमाम आपदाओं से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन को ज्यादा मजबूत बनाने का सुझाव दिया। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का कोऑर्डिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का होना चाहिए कि कोई भी देश का जिला उन संसाधनों से वंचित नहीं होना चाहिए जो मदद के काम के लिए आवश्यक होते हैं। Central government, being the government of the entire country, must share the responsibility with the respective state governments. That is where we request the central government must be liberal and realistic to extend its financial support to the state governments. केंद्र सरकार ने पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। Army has been thrust into service, Navy has been thrust into service. The Chief Minister, Prime Minister today morning, Finance Minister, Defence Minister, Home Minister, myself, we had a preliminary discussion also. If any well-meaning suggestions are given by the people who are well-versed with that situation for the short term and for long term, they can be conveyed to the people who are dealing with that situation. केंद्र सरकार पहले ही राज्य के लिए 939 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर चुकी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र से करीब 8500 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला देते हुए तत्काल 2000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की थी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। वहीं लोकसभा में कल तमाम दलों के सदस्यों ने तमिलनाडु में आई बाढ़ आपदा के मद्देनजर राहत और बचाव के कामों के लिए केंद्र सरकार से मदद की अपील की। तमिलनाडु में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी सदन में रखी गई। लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से पैदा हुए बाढ़ के हालात पर चिंता जाहिर की गई। एआईएडीएमके के सदस्यों ने केंद्र सरकार से एनडीआरएफ फंड से आर्थिक मदद की मांग की। Release immediately the entire demanded amount of rupees 8,480.93 crore from the National Disaster Response Fund for flood damages suffered by the state of Tamil Nadu. I would like to state that the timely release of adequate funds by the union government will help Tamil Nadu to undertake temporary and permanent restoration of infrastructure and other utilities on war footing basis. तमाम दूसरे दलों के सदस्यों ने भी तमिलनाडु में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। Government of India should rise to the occasion with all sorts of assistance, should discuss with the chief ministers of the state in a broad way, and the central team who go to visit and to assess the situation, their decision not has to be taken as granted, that what they are making for recommendations, that is going to be accepted. When the situation is so grievous and serious, Home Minister should have taken at least one trip. It is not far off. See, in helicopter views, like Jammu and Kashmir, they took. Like that, Prime Minister and Home Minister could have gone 2-3 hours and come back. सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। We are very deeply concerned with whatever is happening in Chennai, and we are certainly, everyone is aware that the Prime Minister is keeping a tab on what is happening in Chennai. The Home Minister is keeping a tab, and the whole government is aware, and they are in constant touch with the State Chief Minister and the administration. लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को तमिलनाडु की बाढ़ के बारे में तमाम जानकारियों के साथ बयान देंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सदन के नेता अरुण जेटली के बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने अपने बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। साथ ही विपक्ष ने माफी की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद सदन के नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्होंने गुजरात के एक मंदिर में प्रवेश के दौरान परेशानी की बात कही थी।
when visiting on 22nd of February 2013 wrote, with her own signatures and in her own hand, with Lord Krishna's blessings and had a very good darshan, the upkeep and maintenance of the premises is excellent. May the land bless all and those who are fortunate enough to come here for this, for his blessings. Now, in writing, she compliments the temple, let alone complain against any kind of discrimination which took place there. हालांकि कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। That it was the Bhet Dwarka, not the main Dwarka. Please don't do this, leader of the house. It doesn't behoove that maybe people are not very clear about caste and gotra. I am. Many times at the time of offering prayers, the priests, the pujaris ask you about your gotra. इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। Manufactured problems and manufactured discrimination. No, please. She has clearly alluded to this. This is very serious. The members should either withdraw and apologize for the issue. No, sir, this is not done. Let us try to solve the issue. सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। 2 दिन पहले कुमारी शैलजा ने सदन में कहा था, साल 2013 में उन्हें गुजरात के एक मंदिर में प्रवेश के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल रक्षा, निर्माण, बीमा, रेलवे और रियल एस्टेट समेत 15 अहम सेक्टरों में एफडीआई नियमों में बदलाव पर मुहर लगा दी। पिछले महीने इन संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। इसका मकसद सुधारों की गति तेज करना है। मंत्रिमंडल में 6 नए आईआईटी खोलने का फैसला भी हुआ। ये संस्थान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू, केरल और कर्नाटक में बनेंगे। बांग्लादेशी गलियारों और पश्चिम बंगाल की कूच बिहार जिले में बुनियादी सुविधाओं के लिए 1006 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं राष्ट्रीय जीविका मिशन को लागू करने में बदलावों पर भी मुहर लगी है। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में फिर से जनाधार हासिल करने में कामयाब रही है। कांग्रेस को 31 जिला पंचायतों में से 21 में जीत हासिल हुई है। 230 तालुका पंचायतों की 4778 सीटों में कांग्रेस ने 2509 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 1981 सीटें मिली हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी का दबदबा कायम है। गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपनी साख बना रखी है। बीजेपी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर और वडोदरा समेत सभी 6 नगर निगमों पर आगे है। इन 6 स्थानों के अलावा बीजेपी दूसरे शहरों में भी दबदबा कायम रखने में सफल रही है। अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की मौजूदा मेयर मीनाक्षी पटेल चुनाव जीत गई हैं। 6 મહાનગરોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્વલંત વિજય થયો છે। 100% પરિણામ સાથે આપણા कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल करी है। ये भारतीय जनता पार्टी का विजय है। ये जोधपुर की जनता का विजय है। ये जोधपुर की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का विजय है। ये जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का विजय है। हालांकि ग्रामीण इलाके में बीजेपी का दबदबा टूटता दिख रहा है। जिला पंचायतों में कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई है। इस चुनाव को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के लिए कड़ी परीक्षा माना जा रहा था। राज्य में 6 नगर निगमों के लिए 26 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि 31 जिला पंचायतों, 230 तालुका पंचायतों और 56 नगर पालिकाओं के लिए मतदान 29 नवंबर को हुआ था। 6 नगर निगमों में जहां 45% मत पड़े, वहीं अर्ध शहरी और ग्रामीण निकायों के लिए 60% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में राज्य को माफी का अधिकार नहीं है। कोर्ट का कहना है कि जिन मामलों में केंद्रीय कानून के तहत मुकदमा चला है, उनमें केंद्र ही माफी पर आखिरी फैसला कर सकता है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार सजा काट रहे दोषियों को रिहा नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को माफी देने का अधिकार है, लेकिन वो इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए नहीं कर सकते। रेमिशन के जो ये कार्यक्रम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो संस्थान सरकार का जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस से ही होना चाहिए। जो कंकरेंट लिस्ट में होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस से होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक जिन मामलों में केंद्रीय कानूनों के तहत मुकदमा चला हो और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की हो, उनमें राज्य सरकारें दोषियों की सजा केंद्र सरकार से परामर्श किए बगैर माफ नहीं कर सकती। Part of the problem with this stupid resolution passed in the Tamil Nadu Assembly, brainless one, which is also anti-national, where they said that the killers of Rajiv Gandhi should be let free because of Tamil sentiment. इससे जघन्य तो शायद ही कोई अपराध हो पाता हो। वैसे हर अपराध, हर मर्डर जो है बहुत ही जघन्य है, लेकिन ये तो एक देश की छाती पर एक तरीके से प्रहार था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 फरवरी को राजीव गांधी हत्याकांड के 3 दोषियों मुरुगन, संतन और अरीवू को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे मामलों से पैदा संवैधानिक मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। भारत ने नेपाल के साथ रिश्तों को तुरंत सामान्य बनाने पर जोर दिया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कल दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने नेपाल की नाकेबंदी करने से इनकार किया। उन्होंने शांति बहाली के लिए मधेशियों के साथ राजनीतिक समाधान ढूंढने की बात कही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भारत से पहले की तरह नेपाल में आवश्यक सामग्रियां भेजने का अनुरोध किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया कि बीरगंज रक्सौल मार्ग बंद होने से चीजों की आपूर्ति बाधित हो रही है। उन्होंने नेपाल के मौजूदा संकट के राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने उप प्रधानमंत्री कमल थापा को आश्वस्त किया है कि भारत की तरफ से सामान भेजने में कोई कमी नहीं की जा रही है, लेकिन नेपाल को माहौल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सामान का अभाव है, खास करके डेली नेसेसिटीज का। किसानों के लिए मल चाहिए, खाद चाहिए, उनके लिए जैसे अपना डीजल चाहिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए मेरी सीमित पोजीशन ये है। नेपाल ने भारत से दूसरे मार्गों से सामान भेजने की अपील की है, लेकिन उन मार्गों के खराब होने से उन पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। भारत ने कहा कि नेपाल को मधेशियों की 4 मांगों, नागरिकता, राज्यों के बंटवारे, संसदीय क्षेत्रों का सीमांकन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व को मानकर आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। खबरें लगातार जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। So much happened as you slept. So much you missed. Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. अजमेर से 14 किलोमीटर दूर है पुष्कर, एक प्राचीन तीर्थ स्थान। यहाँ है दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर।
पुष्कर में है विशाल पुष्कर झील। झील में कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं लाखों लोग पवित्र स्नान। लगता है एक मेला जिसमें है करतब खेल तमाशे। ऊंटों की दौड़, घुड़दौड़ है आकर्षण का केंद्र। रामायण और पद्म पुराण में है पुष्कर की कहानी। हर साल यहाँ आते हैं लाखों श्रद्धालु और देशी विदेशी सैलानी। Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टीएस ठाकुर आज देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें शपथ दिलाएंगे। जस्टिस ठाकुर का कार्यकाल 4 जनवरी 2017 तक होगा। वो पूर्व चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की जगह लेंगे, जो बुधवार को रिटायर हो गए। शपथ से पूर्व जस्टिस ठाकुर ने कहा कि जजों की नियुक्ति अब ज्यादा कठिन हो गई है। उन्होंने हाईकोर्ट और निचली अदालतों में खाली पड़े 400 पदों पर भर्ती को भी चुनौती बताया। जस्टिस ठाकुर मुख्य न्यायाधीश पद से जस्टिस दत्तू के विदाई समारोह में बोल रहे थे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी में 14 लोग मारे गए हैं। सैन बर्नार्डिनो के पुलिस प्रमुख ने बताया कि इस घटना में करीब 17 लोग जख्मी भी हुए हैं। गोलीबारी विकलांग लोगों के लिए बनाए गए एक सामाजिक सेवा केंद्र पर हुई। पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया है। इससे पहले पुलिस ने ट्विटर पर 1 से 3 संदिग्ध बंदूकधारी हमलावरों के होने की बात कही थी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गोलीबारी की घटना पर चिंता जताई है और देश में बंदूक संस्कृति पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की बात दोहराई है। वही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन ने ट्वीट किया है कि गोलीबारी और हिंसा को हर साल रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सैन बर्नार्डिनो के मेयर ने घटना को दुखद बताया। वहीं प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रेयान ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। But before I begin, I just want to say that we are all thinking about the current and ongoing tragedy in California today. And I would like to have a brief moment of silence now for those who are affected. Please keep the victims and their families in your prayers right now. आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित कर देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। सादगी पसंद, बेहद संवेदनशील और निर्मल स्वभाव के महान व्यक्तित्व वाले राजेंद्र प्रसाद की कॉपी जांचते वक्त एग्जामिनर ने लिखा था, एग्जामिनर से बेहतर एग्जामिनी है। पूरे देश में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता है। इस मौके पर संसद भवन परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी के मौके पर संभावना एनजीओ ने कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। भोपाल में 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। भोपाल की सड़कों पर इंसाफ के इंतजार में बैठे ये वो मासूम बच्चे हैं जिनके परिवार
भोपाल गैस त्रासदी का शिकार हुए। 31 साल पहले आज ही के दिन हुई भोपाल गैस त्रासदी का असर इन बच्चों को देखकर महसूस किया जा सकता है। पोस्टर बैनर थामे इन बच्चों ने त्रासदी में जान गंवाने वालों को याद किया। ये हमारे बच्चों की तरफ से और हम लोगों की तरफ से जो सभी लोग जा चुके हैं गैस त्रासदी में, उनके लिए श्रद्धांजलि है। और हमारे बच्चे यही उम्मीद करते हैं कि आगे उनको बहुत सारी सुविधाएं मिले, जो उनको अवॉइड करते हैं उनके लिए संदेश दे रहे हैं कि हमको अवॉइड नहीं करो। इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी त्रासदी का दंश झेलने वालों की इंसाफ की मांग पूरी नहीं हुई है। उनके प्रति लापरवाही और कंपनी के हितों की रक्षा, वो चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, वो दोनों सरकारों की यही नीति रही है, इसी नीति पे सरकारें चल रही हैं। भोपाल में 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड की इसी फैक्ट्री से MIC गैस का रिसाव हुआ था। इस दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट आज से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। भारतीय टीम आखिरी टेस्ट जीतकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। अगर भारतीय टीम आखिरी टेस्ट भी जीत जाती है तो ICC टेस्ट रैंकिंग में वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। नजरें पिच पर होंगी क्योंकि मोहाली और नागपुर के पिच स्पिनरों की मुफीद थी। कोटला में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले 28 साल में यहां 10 टेस्ट खेले गए। भारत ने इनमें से 9 टेस्ट जीते। और आखिर में अब एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में भारी बारिश से राहत नहीं, अब तक 197 की मौत। चेन्नई एयरपोर्ट 6 दिसंबर तक बंद। मुख्यमंत्री आज करेंगी हवाई सर्वेक्षण। केंद्रीय कैबिनेट ने 15 क्षेत्रों में FDI नियम आसान बनाने की दी मंजूरी। 6 नए IIT खोलने का फैसला। राष्ट्रीय जीविका मिशन लागू करने में बदलाव। गुजरात में जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस की धमाकेदार वापसी। 30 जिला पंचायतों में 21 पर कांग्रेस का कब्जा। सभी 6 नगर निगमों पर बीजेपी की सत्ता कायम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग, 14 लोगों की मौत। पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया। ओबामा ने फिर कही बंदूक संस्कृति पर लगाम की बात। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दिल्ली में आज से चौथा टेस्ट। 4 मैच की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।